हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत ही मस्त और जबरदस्त होंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चा वो क्या है, ध्वनि का संचरण। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कंपन का आयाम क्या होता है, आवर्तकाल क्या होता है और आवृत्ति क्या होती है। ठीक है, तो अब देखो ध्वनि का संचरण, ध्वनि के संचरण से क्या मतलब है। देखो बच्चा, सिंपल सी बात है कि हर एक चीज जो है एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई जानवर हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, तो वैसे ही बच्चा जो ध्वनि होती है ना, वो भी क्या होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश करती है, करती नहीं है बल्कि जाती है। ठीक है, जैसे जैसे यहां पे मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब जो बगल में घर है ना, जो बगल में स्टूडियो है, वहां भी ये चीज सुनाई दे रही है। क्यों? क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं ना, मेरे मुंह से क्या निकल रहा है, ध्वनि निकल रहा है। अब ये जो बच्चा ध्वनि है ना, ये क्या हो रही है, इस यहां से बगल वाले रूम में चली जा रही है। ठीक है, तो मैंने आपको कल वाले सेशन में बताया था, अगर आपने पढ़ा होगा, तो जो ध्वनि होती है वो बेसिकली क्या होती है, पिछले वाले सेशन में, वो उसको एक संचरण का माध्यम चाहिए होता है। संचरण का माध्यम मतलब, एक मिनट बताता हूं, रुको। हाँ, एक संचरण का माध्यम चाहिए होता है, और उस संचरण के माध्यम के थ्रू जो ध्वनि होती है वो क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह क्या होती है, वो जाती है या फिर स्थानांतरित होती है। ठीक है, ओके। अब देखो, प्रकाश के विपरीत ध्वनि को संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है। अब देखो होता क्या है, जैसे अगर आप स्पेस की बात करूं तो स्पेस में क्या है, एयर तो है नहीं। ठीक है, तो वहां पे प्रकाश तो ट्रेवल कर सकता है, अगर आप टॉर्च जलाओगे तो उसमें से जो रोशनी निकलेगी वो ट्रेवल कर जाएगी। लेकिन अगर आप स्पेस में जाके दो लोग बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे ना तो ध्वनि जो है क्रिएट तो होगी लेकिन वो पास नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि बीच में कोई माध्यम नहीं है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि बीच में माध्यम का होना बहुत जरूरी है, तभी जो है ध्वनि वो एक जगह से दूसरी जगह को क्या होगी, पास हो पाएगी। ठीक है, ओके। तो पहला पॉइंट है। दूसरा है, ध्वनि निर्वात में संचारित नहीं हो सकती। रीजन मैंने बता दिया। निर्वात क्या होता है, निर्वात ऐसी जगह होती जहां पे एयर नहीं होती या फिर हवा नहीं होती। तो ऐसे केस में वहां पे कोई माध्यम होता नहीं, और जब माध्यम नहीं होगा तो बिना माध्यम के आपको पता है ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं सकती। ठीक है, ओके। तीसरा पॉइंट क्या है, कंपायमान वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न एवं संचारित कर सकती हैं। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्वनि कैसे बनती है या फिर ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। कंपन से उत्पन्न होती है। अब जैसे मैं बोल रहा हूं ना, तो मेरे गले में जो पूरा सिस्टम काम कर रहा है, साउंड बॉक्स, उसके अंदर कंपन हो रहा है। तो उस कंपन की वजह से मेरे गले से क्या हो रही है, ध्वनि निकल रही है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि अगर आपको ध्वनि को उत्पन्न करना है तो आपको कंपन करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो जैसे ढोल हो गया, ठीक है, बहुत गिटार हो गया, बहुत सारे आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कंपन उत्पन्न करते हैं, तभी तो ध्वनि उत्पन्न होती है। तो बस वही रीजन है। ठीक है, ओके। अब देखो, जो ध्वनि है वो क्या होती है, ध्वनि द्रव्य, ठोस वस्तुओं तथा वायु में संचारित हो सकती है। कहने का क्या मतलब है कि एक माध्यम चाहिए, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो एयर हो, सब में क्या होती है, ध्वनि स्थानांतरित हो सकती है। बट कंडीशन क्या है कि होना चाहिए कुछ ना कुछ। अगर कुछ भी नहीं है या कोई माध्यम नहीं है तो सिंपल सी बात है, ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं पाएगी, किसी भी कीमत पे नहीं जा पाएगी। ठीक है, ओके। उसके बाद है, ध्वनि की गति सबसे ज्यादा ठोस वस्तुओं में होती है और सबसे कम वायु में होती है। तो आप इसको जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू याद कर सकते हो कि जो ध्वनि होती है उसका जो स्पीड होता है वो सबसे ज्यादा किस में होता है, सर ठोस में होता है, और सबसे कम किस में होता है, सर एयर में होता है। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको क्लीन हुई होगी। उसके बाद देखो बच्चा, कंपन का आयाम, आवर्तकाल, आवृत्ति। ध्यान से देखो। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे मान लो यहाँ पे सोनू बैठा हुआ है। ठीक है, सोनू आपके क्लास का जो बच्चा है वो यहाँ पे बैठा हुआ है, और वो क्या करता है कि यहाँ से कुछ बोलता है। तो जब वो बोलेगा तो यहाँ पे ध्वनि उत्पन्न होगी, और ध्वनि जब उत्पन्न होगी ना तो यहाँ पे कंपन होगा। ठीक है, कहाँ पे कंपन होगा, यहाँ कंपन होगा। तो वो कंपन के बारे में मैं आपको बताता हूं। देखो, आपको पता है कि जैसे छोटा सा एग्जांपल अगर मैं ऐसे बताऊं आपको, रुको, मैंने आपको एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल बताया। मान लो एक ऐसे बहुत बड़ा पतला सा पेड़ खड़ा है, ठीक है, पतला सा ट्री है, और आप इसके पास गए और आपने क्या किया, इसका ये वाला पोर्शन पकड़ा और ऐसे ऐसे पकड़ के फिर छोड़ दिया। फिर ये जो आपका ट्री होगा ना, वो क्या करेगा, अगर ऐसे ऐसे क्या करेगा, कंपन करने लगेगा। ठीक है, तो ये जो बच्चा कंपन करता है ना, इसी से क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। अब देखो कैसे उत्पन्न हो रही है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जस्ट अ मिनट। देखो, जैसे ये है, आपको ये ग्राफ दिख रहा है, ठीक है, तो मतलब क्या है कि जैसे ये आपने, मैंने करा ना, इसको आपने इधर किया तो कहीं ना कहीं ये यहां तक आएगा मान लेता हूं, और फिर इधर से यहां तक जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक बार यहां तक आया और एक बार यहां तक आया। ठीक है, तो ये जो बच्चा, इसका मैक्सिमम विस्थापन हुआ ना यहां से यहां तक, इसको मैंने ऐसे शो किया है, देखो ऐसे,
ठीक है। तो मैक्सिमम यहाँ तक आ रहा है, ये मतलब यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर ये अपनी प्राइमरी पोजीशन पे जाएगा, अब देखो वापस जा रहा है, ठीक है। तो जब यहाँ पे आ जाएगा तो ये वाला जो स्थिति है बच्चा ने, इसकी माध्य स्थिति होती है। क्या बोलते हैं इसको? मीन प्लेस बोलते हैं या फिर माध्य स्थिति बोलते हैं, ठीक है। याद रखना इस चीज को, ठीक है। अब देखो फिर ये क्या होगा, अब इस साइड जाएगा और मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा। तो मतलब अब देखो यहाँ से ये नीचे की तरफ आ रहा है तो मैक्सिमम यहाँ तक आएगा और फिर वापस जाएगा और फिर क्या है, ये उसी पोजीशन में चला जाएगा, ठीक है। तो अब तक ये केवल इतना ही नहीं है, ये फिर आगे ऐसे ऐसे करके आगे चलता चला जाएगा। तो ऐसा करने की वजह से इसमें से क्या क्रिएट होगी, ध्वनि पैदा होगी, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इससे हम ध्वनि से कैसे कोरिलेशन बना सकते हैं, या फिर इस चीज से जो मेरे साउंड है, जो मेरी ध्वनि है, वो कैसे संबंधित है, वो चीज मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। देखो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानो कि आयाम क्या होता है। देखो यहां से यहां तक मैक्सिमम, देखो ये जब आपने खींचा था तो ये यहां तक गया था, ठीक है। अब ये वाला जो मैक्सिमम दूरी है बच्चा ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयाम बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब ये दोबारा आएगा तो अपनी माध्य स्थिति में आएगा, ठीक है। अब माध्य स्थिति के बाद फिर इस पॉइंट पे आया तो ये भी इसका क्या हो गया, आयाम हो गया, ठीक है। क्या हो गया बच्चा, आयाम हो गया, ओके। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। अब दोलन क्या होता है, देखो यहां गया, फिर यहां आया और फिर अपनी पोजीशन पे आ गया, तो मतलब एक चक्कर इसने पूरा कर लिया, एक चक्कर पूरा किया ना, तो यही क्या होता है, मेरा एक दोलन हो गया। कितना दोलन हो गया बच्चा, एक दोलन हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, दोलन समझ गए ना, पहले यहां फिर यहां फिर यहां और फिर अपनी पोजीशन पे। मतलब ये जो है पहले यहां गया, आपने जब खींचा था, फिर ये वापस यहाँ आया, फिर यहाँ गया और फिर यहाँ वापस आ गया, तो इसको हमने क्या बोल दिया, एक दोलन हो गया। कितना दोलन हो गया बच्चा, एक दोलन हो गया। और मैं आपको बताऊं, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। अब एक सेकंड में ये कितनी बार दोलन करता है, मतलब एक सेकंड में मान लो ये 2 बार करा, मतलब एक ये हो गया और फिर एक ये हो गया, तो मतलब एक सेकंड में कितना दोलन हो गया, 2 दोलन हो गया। तो वो जो संख्या निकल के आएगी ना, उसी को हम क्या बोलेंगे, आवृत्ति बोलेंगे, ठीक है। अब वो दोलन कितना भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है, ओके। उसके बाद इसको हम आवृत्ति बोलते हैं और आवृत्ति को हम हर्ट्ज में नापते हैं। तो अगर कोई पूछे कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, तो आप बताओगे कि सर जो आवृत्ति है ना, उसका मात्रक हर्ट्ज होता है, ठीक है। बोलने में थोड़ा सा गला हमें दबाना पड़ता है, बट ये है कि अब है तो याद तो करना पड़ेगा। आवृत्ति को किसमें हम शो करते हैं, हर्ट्ज में शो करते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद है आवृत्ति और आयाम किसी भी ध्वनि के 2 महत्वपूर्ण गुण हैं, ठीक है। आवृत्ति और आयाम, आवृत्ति मैंने बता दिया, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। आयाम क्या होता है, मैक्सिमम विस्थापन, जो सबसे ज्यादा वाला विस्थापन है, जैसे यहां से जब मैंने खींचा तो मैक्सिमम यहां तक गया, तो ये मेरा क्या हो गया, आयाम हो गया। तो किसी भी ध्वनि के 2 महत्वपूर्ण गुण हैं। तो अगर हमें ध्वनि का अध्ययन करना है ना, तो हमें बेसिकली इन्हीं के बारे में क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये एक्चुअल में काम कैसे करते हैं, ठीक है। यही मेन गुण है जो ध्वनि की तीव्रता को, या शोर जिसको बोलते हैं, धीमा कम ज्यादा, आपने सुना होगा बहुत तेज, अरे बहुत तेज आवाज आ रही है, बहुत तगड़ी आवाज आ रही है, ठीक है, अरे यार ये तो एकदम शोर मचा रहा है। तो ये सब किस पे डिपेंड करता है, ये आवृत्ति और आयाम पे डिपेंड करता है, ठीक है। और यही निर्धारित करते हैं कि ध्वनि कैसी निकलेगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ओके। तो इन दोनों के आधार पर ध्वनियों में हम क्या कर सकते हैं, भेद कर सकते हैं। जैसे हम नहीं बोलते अरे ये तो शोर है, अरे ये तो बड़ा धीरे बोल रहा है, अरे ठीक है थोड़ा तेज बोलो यार। तो ये जो हम बोल रहे हैं ना, तेज धीरे बहुत ज्यादा, ये कौन डिफाइन करता है, वो आवृत्ति और आयाम ही डिफाइन करते हैं। तो ये क्या होते हैं, यही बेसिकली क्या होते हैं, इनसे हम पता कर सकते हैं कौन सी ध्वनि कैसी है, ओके, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद देखो ठीक है, प्रबलता तथा तारत्व। अब देखो ये क्या होता है, ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है। आयाम का मतलब ये जो मैक्सिमम आयाम हो रहा है, ठीक है। अब देखो आप सोच के देखो ना, अगर मान लो ध्वनि बहुत ज्यादा तेज है, तो इसका मतलब उसका आयाम क्या होगा, डिपेंड करेगा कि आयाम क्या होना चाहिए, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि का आयाम जितना ज्यादा हो, उसकी प्रबलता उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है। अब देखो, अब कोई चीज है, आपको पता है कि वो जो है ऐसे कंपन करती है, ठीक है। तो अब ये वाला जो डिस्टेंस है बच्चा, आयाम, ये जितना ज्यादा होगा, ठीक है, मान लो ये 2 मीटर है,
एक अज्यूम लो ये 2 मीटर है, ठीक है, तो इस 2 मीटर की वजह से क्या होगा, एक साउंड आपका क्रिएट होगा, एक साउंड पैदा होगा, बिल्कुल होगा। अब मान लेता हूँ यही 5 मीटर हो जाता है बढ़ के, तो मतलब ये जो साउंड अगली बार क्रिएट होगा ना, वो क्या होगा, पहली वाली साउंड से ज्यादा होगा, मतलब तेज होगा, प्रबल होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि ध्वनि का जो आयाम होता है वो जितना ज्यादा होगा उसकी प्रबलता भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। जब आयाम छोटा हो तो ध्वनि क्या होगी, मंद होगी, ठीक है। अगर आप स्लो बोल रहे हो, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो कंपन हो रहा है ना, उसमें जो आयाम है वो कम हो रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ध्वनि निकल रही है वो मंद ध्वनि निकल रही है, ठीक है, ओके। आवृत्ति ध्वनि की तारत्य और तीक्ष्णता को निर्धारित करती है। जैसे देखो जैसे आपने देखा होगा जो बुल होते हैं वो कैसे हौ करते हैं, ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा जो बिल्ली होती है क्या क्या करती है, ठीक है, तो ये क्या है, ये तीक्ष्णता है, म्याऊ म्याऊ, ये वाली हो हो, ये। अब देखो दोनों में क्या फर्क है, दोनों में ये फर्क है कि एक जो है वो बड़ी बुली टाइप की लग रही है, मतलब बड़ा लग रहा है, और एक तीक्ष्ण लग रही है। तीक्ष्ण क्या होता है, जो कान में बहुत तेज लगता है, ठीक है। तो ये जो मैंने बताया तीक्ष्णता, मतलब भौ भौ वाला, और पतला पतला, मोटा आवाज पतला आवाज, हाँ ये ज्यादा बेटर रहेगा, मोटा आवाज पतला आवाज। अब जो पतला आवाज होगा वो डिपेंड करता है कि आवृत्ति कैसी, अगर आवृत्ति बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब वो कैसी होगी, तीक्ष्ण ध्वनि होगी, ठीक है। यदि आवृत्ति ध्वनि के तारत्य और तीक्ष्णता को निर्धारित करती है। यदि कंपन की आवृत्ति ज्यादा हो तो ध्वनि उतनी ही क्या होगी, तीक्ष्ण होती है। तीक्ष्ण मतलब पतली होती है, और जो कि कानों में लगती है, ठीक है। मैं आपको बताऊं एक छोटी सी स्टोरी। मैं अपने घर पे बैठा हुआ था, तो मेरा एक दोस्त बड़ा शरारती है, मेरे बगल में बैठा हुआ था। तो एक हमारे अंकल जी थे, उनको बुलाया, अरे इधर आइए, एक आपको बहुत अच्छी बात बतानी है, ठीक है। तो वो भागते हुए आए, बोले क्या बात है बताओ। तो बोला कान इधर करिए। तो जैसे उन्होंने कान इधर किया ना, वो कह रहा कूं, ठीक है। इतने में भाई गॉड वो ऐसे हो गए, ठीक है। तो मतलब मैं तो हंसते हंसते लोटपोट हो गया। उनको पता अचानक से क्या हुआ, कान में जो ध्वनि है वो लग गई, ठीक है। मतलब कुछ हुआ नहीं, बट ये है कि कह रहे यार पागल हो गया तुम, ठीक है, बेवकूफ हो गया, ये क्या कर रहे हो। तो उसने क्या किया, उसने ध्वनि जो निकाली अपनी अपने अपने माउथ से, जो ध्वनि उसने क्रिएट करी वो कैसी थी, तीक्ष्ण थी। तीक्ष्ण क्यों थी, क्योंकि उस ध्वनि की जो आवृत्ति थी वो ज्यादा थी, और जब आवृत्ति बच्चा ज्यादा होती है ना, तो जो ध्वनि होती है वो कैसी होती है, तीक्ष्ण होती है, ठीक है, मतलब पतली होती है। आई होप कि ये समझ में आया होगा। यदि कंपन की आवृत्ति ज्यादा हो तो ध्वनि उतनी ही तीक्ष्ण होती है, यदि आवृत्ति कम हो तो उसका तारत्य कम होता है, मतलब उसकी जो तीक्ष्णता होती है बच्चा ना, वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है, समझ में आता है, ओके। उसके बाद देखो उदाहरण में अगर हम बात करें तो ढोल मंद आवृत्ति से कंपित होता है, परंतु सीटी की आवृत्ति अधिक होती है, ठीक है। आप सोच के देखो ना, आपने देखा होगा कि जो ट्रैफिक लाइट पे पुलिस खड़ा होता है, ठीक है, वहां पे क्या होता है, पुलिस एक 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 सीटी लेके खड़ा होता है, ठीक है। वो सीटी को बजाता है तो उसमें से बहुत पतली आवाज निकलती है, और एक खासियत होती है उस पतली आवाज की कि वो बहुत दूर तक जाती है, ठीक है, और सबको सुनाई देती है कि नहीं। इसका मतलब क्या, वो जो आवाज निकल रही है ना बच्चा, उसका जो आवृत्ति है वो ज्यादा है, इसलिए वो पतली आवाज है। अब ढोल की बात करें, ढम ढम करता है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि उसका जो आवृत्ति है वो कम है, ठीक है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी जो आवाज है वो मोटी निकल रही है, ठीक है। अगर हम अपनी अपनी भाषा में बात करें तो हम पतली या मोटी शब्द का यूज कर सकते हैं, ठीक है। मोटी क्यों होती है, क्योंकि उसकी जो आवृत्ति होती है वो कम होती है, और पतली क्यों होती है, क्योंकि उसकी आवृत्ति जो होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। ढोल कम तारत्य की ध्वनि उत्पन्न करता है और सीटी अधिक तारत्य की ध्वनि उत्पन्न करती है, ठीक है। उसके बाद शेर की ध्वनि की तारत्यता पक्षी की आवाज से कम होती है। अब देखो एक शेर जब दहाड़ता है तो शेर की दहाड़ने की आवाज सुनिए ना, बहुत मोटी आवाज होती है। अब जबकि पक्षी होता है कुई कुई बोलता है, ठीक है। जो जितने भी पक्षी होते हैं उनका जो आवाज होता है वो पतला होता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो शेर जो ध्वनि पैदा कर रहा है उसका जो आवृत्ति है वो कम है, और जो पक्षी पैदा कर रहा है आवाज, उसका जो आवृत्ति है वो क्या है, ज्यादा है, ठीक है ना। यद्यपि शेर की दहाड़ की प्रबलता पक्षी की आवाज से अधिक होती है, ठीक है। तो प्रबलता से तो हमें आवृत्ति और प्रबलता का रिलेशन आवृत्ति से नहीं है, याद रखना ये बात, ठीक है। तीक्ष्णता से है आवृत्ति का रिलेशन, ठीक है। प्रबलता का रिलेशन किससे है, आयाम से है, ठीक है, ओके। उसके बाद देखो बच्चा, जो ध्वनि होती है ना बेसिकली दो तरह की होती है, अगर आप नोटिस करो। एक होती है श्रव्य ध्वनि और एक होती है कौन सी, अश्रव्य ध्वनि।
एक कौन सी होती है, एक श्रव्य ध्वनि होती है और एक अश्रव्य ध्वनि होती है। श्रव्य ध्वनि उसे कहते हैं, श्रव्य से ही पता चल रहा है, देखो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि वो ध्वनि जो हमें सुनाई दे। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि हम और आप बात कर रहे हैं और आप इतना धीरे बोल रहे हो कि मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो कम से कम इतना तो आवाज आपका होना चाहिए ना कि अगर हम बात कर रहे हैं तो मेरी आवाज़ आप तक पहुंचनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे मैं खड़ा होकर अगर बहुत धीरे बोलूँ तो क्या आपको सुनाई देगा? नहीं। तो वो वाली जो ध्वनि होगी वो कैसी होगी सर? वो अश्रव्य ध्वनि होगी जो हम नहीं सुन सकते, और जो हम सुन सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? श्रव्य ध्वनि बोलते हैं। और ये बेसिकली मनुष्यों द्वारा क्या करी जाती है? संचालित करी जाती है। ठीक है, अब देखो जो श्रव्य ध्वनि होती है उसकी जो आवृत्ति है वो इसके बीच में होनी चाहिए। अगर इसके बीच में उसकी आवृत्ति नहीं है तो आपको सुनाई नहीं देगी। ठीक है, तो श्रव्य का मतलब क्या हुआ कि 20 हर्ट्ज से 20,000 मतलब 20,000 हर्ट्ज के बीच होनी चाहिए। अगर आप कुछ बोल रहे हो तो वो क्या है? श्रव्य ध्वनि है। लेकिन अश्रव्य कब है? जब वो 20 हर्ट्ज से कम या 20 हर्ट्ज से ज्यादा है। अब देखो ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर ध्वनि की जो आवृत्ति है वो बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा का मतलब 20K से ज्यादा होगी, तब भी आपको चीजें नहीं सुनाई देंगी। ठीक है, ये मतलब बहुत ही क्रिएटिव चीज है। ठीक है, आप समझो। अब 20 हर्ट्ज से कम है तब भी नहीं सुनाई देगी। ठीक है ना, तो मतलब क्या है, ये जो रेंज है बच्चा ना वो मेंटेन होना चाहिए, तभी आपको चीजें सुनाई देंगी। अगर इससे कम होता है तब भी नहीं सुनाई देगी, और अगर इससे ज्यादा होता है तब भी प्रॉब्लम है। ठीक है, समझ में आता है? ओके, उसके बाद हमारा अगला क्या है? ध्वनि प्रदूषण तथा उसकी हानियां। अब देखो ध्वनि की बात मैं कर रहा हूं, तो आपको पता है कि कुछ आवाज हमारे आसपास होती हैं। ठीक है, बहुत सारी आवाजें हम क्रिएट करते हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है, तो आपको मतलब अच्छा तो नहीं लग रहा होगा, मतलब ठीक लग रहा होगा, लेकिन आप सोचो ना अगर मैं यहीं पे चिल्लाऊं तो, अरे सर क्यों चिल्ला रहे हो, पढ़ाओ ना, चिल्ला क्यों रहे हो, यही तो बोलोगे ना आप। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, जो चीज आपको अच्छी नहीं लग रही है, अच्छी का मतलब ये नहीं कि गाली वाली, जो आपको आपके कान को मतलब कुछ उसका मतलब ही नहीं निकल रहा है, या फिर वो ऐसी ध्वनि है जिसका आपकी लाइफ में कोई मतलब ही नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? शोर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लोग रोड पे जाते हैं तो हॉर्न, खटखट की आवाज़, ठीक है, गाड़ियों की आवाज़, ठीक है, पता चला बहुत बगल से एक बाइक निकली जिसका हॉर्न बहुत तेज था। ठीक है, तो ये जो आवाज़ें आप मैं क्रिएट कर रहा हूँ या फिर रोड पे जो क्रिएट हो रही हैं वो क्या है? वो शोर का रूप है। ठीक है, और ये जो शोर होता है बच्चा ना, इसकी वजह से ध्वनि प्रदूषण होता है। जैसे जैसे सोच के देखो ना, जो एयर हम इनटेक करते हैं, हवा जो हम लेते हैं सांस के थ्रू, अगर उसमें वो हवाएं शामिल हो जाएं जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाए, तो हम क्या बोलते हैं कि अरे यार जो एयर है ना, वो जो है वायु प्रदूषण हो गया है, मतलब वायु जो है प्रदूषित हो गई है, मतलब खराब हो गई है। खराब होने का मतलब कि उसमें वो गैसेस मिल गई हैं जो हमारी बॉडी को नुकसान करती हैं या फिर इन्वायरमेंट को नुकसान करती हैं। ठीक है, सिंपल वे में ऐसे बोल सकते हो। तो वैसे ही जब हम बातें करते हैं या फिर कोई साउंड जनरेट करते हैं तो बोलते हैं कि वो साउंड अवॉइड करो जिनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, या फिर किसी शांत जगह पे चले जाओ। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन ध्वनियों का हमारी लाइफ में कोई महत्व नहीं है, वो ऐसे ही बस क्रिएट हो जा रही हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। तो इन ध्वनियों को ही हम क्या बोलते हैं? एक तरह से हम इसको ध्वनि प्रदूषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? ध्वनि की वजह से प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, और जो कि हमारी बॉडी या फिर इन्वायरमेंट के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। ठीक है, ओके, तो वही लिखा हुआ है कि वातावरण में अवांछित ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अवांछित मतलब जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है। ओके, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत कौन है? देखो मोटर गाड़ी, आपको पता है, ठीक है, बहुत तेजी से चिल्लाते हुए जाते हैं, उनके इंजन चलते हैं तो आवाज़ करते हैं। हॉर्न भी बेसिकली, वैसे हॉर्न तो हमेशा यूज़ नहीं करते, काम पे करते हैं, बट ये है कि जो अनवांटेड आसपास की जो आवाज़ें होती हैं वो मोटर गाड़ी से क्रिएट होती हैं। पटाखे, ठीक है, पटाखा फोड़ते हो, क्या मज़ा मिलता है? अरे पटाखा फूटा, मज़ा आया, आवाज़ आती है ना। ठीक है, तो वो भी क्या होता है? वो अनवांटेड आवाज़ है जिसका कोई मतलब नहीं है। उसके बाद विस्फोट, आपको पता है, मशीनें चलती हैं तो बहुत सारा आवाज़ करती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे लाइफ में या फिर हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो ध्वनि उत्पन्न करती हैं, लेकिन उनका हमारी लाइफ में कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चा कि परिवेश में ध्वनि प्रदूषण होने के कारण अनेक स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं। अब देखो हमें लगता है ना कि ये ध्वनि हमारे काम की नहीं है या फिर ये बहुत प्रदूषित ध्वनि है। ये जो ध्वनि होती है बच्चा ना, इनकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है। हमारा जो बॉडी होता है उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत
बुरी तरह से इससे प्रभावित होता है, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है और हम तरह तरह के रोगों से क्या होते हैं, ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है, तो वही लिखा है कि परिवेश में ध्वनि प्रदूषण होने के कारण अनेक स्वास्थ्य संबंधित, ठीक है, समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, ओके। क्या क्या हो सकता है, देखो पहला तो अनिद्रा। ठीक है, अनिद्रा मतलब नींद ना आना। कभी कभी क्या होता है कि आप सोचो ना, आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ पे हमेशा शोर होता है, ठीक है, तो क्या आप सो पाओगे? हो सकता है सो लो, लेकिन कहते हैं ना कि आप शांति में जितना अच्छे तरीके से सो लोगे, लेकिन वहां पे नहीं सो पाओगे। तो वहां से क्या होता है, ये अनिद्रा वाली जो प्रॉब्लम्स है ना, ये लोगों में क्रिएट होना शुरू होती हैं। ठीक है, लोगों का मतलब एक पीस नहीं मिल पाता, उसकी वजह से उनको अनिद्रा होने लगता है। ठीक है, चिंता टेंशन भी होने लगता है। ठीक है, तनाव टेंशन होने लगता है, चिंता होने लगती है, वरी इंसान होने लगता है। ठीक है, आदि का कारण क्या हो सकता है, ध्वनि प्रदूषण हो सकता है। तो ये भी इसके रीजन होते हैं कि इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आ सकती हैं। ठीक है, आई होप कि ये क्लीन होगा आपको। अगला है शोर को सीमित रखने के उपाय। अब देखो शोर को हम सीमित कैसे रख सकते हैं, पहला सवाल हमारा ये है। ठीक है, अब देखो चूंकि आपको पता है कि जो शोर है वो हमारी लाइफ को बहुत बुरे तरह से अफेक्टेड करता है, तो हमें क्या करना चाहिए, इनको सीमित करना चाहिए। सीमित मतलब एक लिमिट के बाद इनको आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो पहला हमारा उपाय क्या लिखा हुआ है कि शोर को नियंत्रण करने के लिए हमें उसके कारणों अथवा स्रोतों पर नियंत्रण करना चाहिए। अब जैसे मान लो बगल में शादी होने वाली है, ठीक है, और ढेर सारे बैंड बाजे वाले आ गए। अब हम क्या करें कि हमें पता है कि अभी ये ढोलक बजाएंगे, ठीक है, बहुत बुरा ढोलक बजाएंगे, बहुत तेज बजाएंगे, तो ध्वनि प्रदूषण पैदा होगा। तो हमने क्या करा, गए हम उनके पास, हमने बोला एक काम करो, आप 4 लोग हो ना, तो ढोलक बजाना, लेकिन 2 ही लोग बजाना। ठीक है, 4 लोग मत बजाना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो 4 लोग बजा के ध्वनि प्रदूषण करने वाले थे, हमने किसी तरह उसको रोक दिया कि भाई 2 ही लोग बजाओ। ठीक है, तो नियंत्रित हो गई चीजें, थोड़ी सी नियंत्रित हो गई या फिर सीमित हो गई। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है और बताओ। और जैसे मान लो आपने देखा होगा कि आप रोड पे जाते हो तो बहुत सारे लोग हॉर्न बजाते हैं, बिना वजह के बजाते हैं। ठीक है, और बड़े बड़े हॉर्न लगवा लेते हैं। ट्रक वाला हॉर्न पता चला कि बाइक में यूज हो रहा है, ऐसा भी करते हैं लोग। ठीक है, तो ये चीजें भी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई करता है तो उसको आप मना करो कि नहीं ऐसा नहीं करो भाई, इससे ध्वनि प्रदूषण क्रिएट होता है और उसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो अफेक्टेड होती है बुरी तरह से। ठीक है, तो ये सब सीमित करने के उपाय हैं। उसके बाद इसके लिए वायुयानों के इंजन में, यातायात वाहनों में, औद्योगिक मशीनों में शामक युक्तियां लगानी चाहिए। ठीक है, ये देखो पता है क्या है, ये शामक मतलब ध्वनि शामक होता है। ध्वनि शामक का मतलब जैसे होता है, मैं आपको बताऊं, जैसे ये कमरा है, ठीक है, आप समझो इस कमरे से एक ऐसा आवाज निकल रहा है जो ध्वनि प्रदूषण का रूप है, मान लो। तो मैंने क्या किया कि इसको चारों तरफ से बंद कर दिया। अब चिल्लाओ जितना चिल्लाते बने, बाहर ध्वनि आएगी ही नहीं, तो ध्वनि प्रदूषण होगा ही नहीं। तो वैसे ही ये कह रहे हैं कि जो इंजन होते हैं, जो यातायात होते हैं, कि वाहनों में क्या लगाना चाहिए मुझे बच्चा, मतलब ध्वनि शामक युक्ति लगानी चाहिए। मतलब कुछ ऐसा पैक कर देना चाहिए कि ध्वनि उसमें से निकले लेकिन उसके अंदर ही रह जाए। ठीक है, वो बाहर ना निकल पाए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, शोर उत्पन्न करने वाले क्रियाकलापों को आवासीय क्षेत्रों से दूर संचालित करना चाहिए। ठीक है, आपको पता है जो आज के टाइम में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल कंपनीज हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उनको कहीं दूर ले जाके स्थापित करे, ताकि उनसे जो शोर निकले ना, तो वो सोसाइटी को अफेक्ट ना कर पाए, या फिर वहाँ की जो ह्यूमन लाइफ होती है उनके ऊपर एडवर्सली जो है अफेक्टेड ना कर पाए। ठीक है, तो ये भी एक तरीका हमारे पास हो सकता है ध्वनि प्रदूषण को रोकने का। ठीक है, तो ये भी आपको क्लीन हुआ होगा। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चा हम अगली बार और भी टॉपिक्स को वो करेंगे, कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग इसको रिवाइज करो, पढ़ो, लिखो और ज़बरदस्त रहो और मस्त रहो। ठीक है, ओके, बाय बच्चा।